हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन चल रही है सब। जिस तरीके से डाउट्स निकल रहे हैं आप लोगों के, उस तरीके से लग तो रहा है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों से आपके डाउट्स कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं और अच्छी तरीके से जैसा कह सकते हैं कि जो जायज़ डाउट है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है सारी बातें, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, कैसे करना है। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, जेडब्ल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर आती है तो यही पोर्शन में से आती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हमारे क्वेश्चन को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3 सम किए थे डिफरेंट डिफरेंट मेथड के। आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट लिबरेटेड 2.158 ग्राम ऑफ सिल्वर। देखिए यहाँ पे एक चीज बताई हुई है, द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जब बहता है तब करंट सेम बहता है, और अगर करंट सेम बहता है तो हम क्या कहते हैं भाई, वो दोनों या 3 या 4 या 5 जो भी सेल है यहाँ पे 2 दिए, वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर ना। सो ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है। कौन से? जब जहां पे क्या, एक सेल पे सिल्वर लिबरेट हो रहा है इतने ग्राम, और एक सेल पे गोल्ड लिबरेट हो रहा है इतने ग्राम, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड, इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड एंड वैलेंसी ऑफ कॉपर। माफ कीजिए, गोल्ड, वैलेंसी ऑफ गोल्ड। एक्चुअल में वैलेंसी ऑफ गोल्ड आप सब लोगों को पता है, मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते हो बराबर। लेकिन हमें यहाँ पे वैलेंसी ऑफ गोल्ड फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ पे हमें एन फैक्टर फाइंड करना है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, वैलेंसी मींस एन फैक्टर। क्लियर ना। तो यहाँ कैलकुलेशन करके फाइंड करना है। देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे गोल्ड है तो गोल्ड की वैलेंसी +3 होती है, तो हम वही ढूंढेंगे, आंसर भी वही लेके आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन करके, ठीक है। साथ में हमें दूसरा क्या ढूंढना है, इक्विवेलेंट मास भी ढूंढना है। तो जो डेटा दिया है सबसे पहले, वो डेटा के ऊपर से हम उसका जो डेटा है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। कितना ग्राम, वेट ऑफ सिल्वर, कितना सिल्वर लिबरेट हुआ है बता दिया गया है। सिल्वर जो है वो कितना लिबरेट हुआ है, 2.158 ग्राम जितना सिल्वर लिबरेट हुआ है। क्लियर ना। देन गोल्ड कितना लिबरेट हुआ है, गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड कितना लिबरेट हुआ है, 1.314 ग्राम। चलिए इतना वो लिबरेट हुआ है। अब इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इक्विवेलेंट मास। समझिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड का इक्विवेलेंट मास हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए वेट का है, गोल्ड का भी है। क्लियर ना। तो हम सॉरी माफ कीजिए, सिल्वर का और गोल्ड का दोनों का वेट हमारे पास है, दोनों के वेट है, और यहाँ पे सामने दोनों के इक्विवेलेंट मास है। तो याद करो वो फॉर्मूला जो हमें क्या दिखाता था, रिलेशन दिखाता था फैराडे का सेकंड लॉ, वेट ऑफ 2 सेल, उसका जो रेशियो है थ्रू 3 सेल, वो क्या होता है, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के साथ इक्वल बैठता है। तो हम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू second law of Faraday, according to second law of Faraday, क्या था second law of Faraday, weight of silver upon weight of gold is equal to equivalent mass of silver अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिमाग में आई होगी, भाई ये दोनों तो है, ये तो ढूंढना है, पर ये नहीं है ना हमारे पास, तो इसको साइड में ढूंढ लेते हैं, उसकी हमारे पास कोई बड़ी बात नहीं है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है और पहले सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा दिया है। क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर अपॉन एन फैक्टर। क्लियर ना। हमने एन फैक्टर की बहुत डिटेल में डिस्कस सॉल्यूशन चैप्टर में की थी, एक बार जाइएगा पीछे चेक कीजिएगा क्या है। चलिए फाइंड कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर का मेरा मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे बता दिया गया है 108, और उसका एन फैक्टर मैंने आपको अगले सम के अंदर भी बताया था और लेक्चर के अंदर भी इवन बताया हुआ है +1। तो सिल्वर का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो आ जाएगा 108। सिंपल, समझ में आई बात। तो इतनी आसानी से आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए अब उसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रखनी है। वेट ऑफ सिल्वर हमें दिया हुआ है, कितना है, 2.158 डिवाइड बाय weight of gold 1.314 is equal to equivalent mass is 108 divided by equivalent mass of gold, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, जो सामने है उसको डिवाइड में ले लेते हैं, 2.158 और यहाँ पे 1.314 इंटू
108। तो ये 3 जो पॉइंट वाले टर्म है वो तो यहीं पे कट जाते हैं, और इसको अगर आप कट करोगे तो आंसर आएगा 0.61, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65.3, माफ कीजिए 65.7। क्यों? एक्चुअल में ये कैलकुलेशन है जो आप कैलकुलेटर के अंदर भी कर सकते हो और अपने तरीके से भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये कैलकुलेशन का पता चल गया है। क्यों? क्योंकि दो तरीके, एक मैंने सारी चीजें पढ़ी हुई है, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे अगर किसी ने कोई चीज पढ़ी ना हो तो भी आपको समझ में आ जाता है। कैसे? एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे गोल्ड है 1197, गोल्ड का क्या है दिया हुआ है हमारे पास मोलेकुलर मास। जब हमने इक्विवेलेंट मास ढूंढ लिया है तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय एन, माफ कीजिए इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलेकुलर मास बाय एन फैक्टर। मोलेकुलर मास 193 197, वैलेंसी एन फैक्टर हम जानते हैं 3 है, हम जानते हैं कि वो 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये अपने आप आके रुक जाएगा। सिंपल, तो आप जान सकते हो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा रहेगा आपके लिए, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए साथ में एन फैक्टर भी ढूंढना है, तो एन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। एन फैक्टर एक्चुअल में फॉर्मूला हमारा होता है कौन सा? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, याद रखिए क्या, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलेकुलर मास बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर को अगर उसमें सब्जेक्ट बनाता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मोलेकुलर मास ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड। चलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड, मोलेकुलर मास ऑफ गोल्ड हमें दिया हुआ है 173, ये हमने ढूंढ लिया 65.7, इसको उड़ाएंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि एन फैक्टर उसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 3, ठीक है। समझ में आई बात? तो इतनी आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बच्चे क्या है थोड़े यहाँ पे डर जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है डेटा इतना सारा दिया हुआ है। देखिए डेटा लिखिए, सम्स को लिखिए, हमारे पास फॉर्मूला है। खास बात याद रखिए, हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला प्रॉपर याद रहेगा तो आप सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद होगा तो सब कुछ कर पाओगे डेटा के अंदर से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा डिफरेंट सम लेते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट्स निकले थे, मुझे उन्होंने लिख के भेजा था कि सर ये डाउट्स है, मैंने कुछ के डाउट्स करवाए हैं, कुछ के डाउट्स के लिए मैंने कहा था कि लेक्चर के अंदर ध्यान देना, आपको पता चल जाएगा। तो ये सम और इसके बाद का जो तीसरा सम है वो तो दोनों सम के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ को हमने डिफरेंट किस तरीके से यूज किया। यहाँ पे देखिए, three electrolytic cell ABC containing solution ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 connected in series। सबसे पहले देखिए डेटा को देख लीजिए, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि तीनों में से सेम करंट पास हो रहा है, सेम करंट आई जो है वो सेम पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है? 1 एम्पियर पास थ्रू देम until 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर। ध्यान रखिए 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर का वेट दे दिया गया है। कितना है? वेट ऑफ सिल्वर दे दिया गया है, कितना है? 1.08 ग्राम, ठीक है। डिपोजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो? आई यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लेकिन हाउ लॉन्ग, टाइमिंग ढूंढनी है, कितने टाइम तक पास करोगे। देन फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक, देन आल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ जिंक। ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी। चलिए डेटा आइडेंटिफाई हो गया आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। सब के अंदर आपको बता दिया गया है, 3 सेल को सीरीज में जोड़ा गया है। क्यों सीरीज में अगर उसको जोड़ा गया है, और अगर सीरीज में है तो उसके अंदर से करंट जो बह रहा है तीनों में से सेम बह रहा है। हमें वो टाइमिंग ढूंढना है, कितने टाइम तक मैं करंट पास करूंगा तो सिल्वर का वेट इतना डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। और हालांकि वो तीनों सीरीज में है तो करंट आई की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। सिंपल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आई और टी है, साथ में वेट है, तो दिमाग का आपका थोड़ा दौड़ाइए, थोड़ा पीछे ले जाइए और याद कीजिए आई टी और डब्ल्यू के बीच का हमने पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला डिराइव किया है, वेट का। सिंपल ना? कौन सा फॉर्मूला था? वेट ऑफ सिल्वर, weight of silver is equal to I into T into molecular mass volt divided by 96500 into n factor of silver। सिंपल ना? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, सारी चीजें लिखवाई हुई है। अब आपको समझ में आने लगा होगा किस तरीके से ये सारी चीजें आ रही है, क्योंकि कंसेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है ना। कंसेप्ट पढ़िए बस और कुछ नहीं, आसानी से आप सब सॉल्व कर पाओगे, एग्जाम भी आसानी से क्रैक हो जाएगी। चलिए I इंटू टी इंटू एम एम, आई कितना है? 1 एम्पियर। सबसे पहले तो ये जो है वो दिया हुआ है तो वो लिख देते हैं 1.08। आई दिया हुआ है 1 एम्पियर, टाइमिंग हमें ढूंढना है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी दिया है 108,
1 डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर सिल्वर का होता है 1। बताइए, ठीक है। चलिए 108 जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 108 को 1.08 को सॉरी 108 बाय 100, यानी ये दो जीरो है वो तो सामने सामने यही कट हो गए, 108 भी कट हो गया, 11 तो पहले से कट है, तो टाइम टी जो है वो तो सिंपल मिल गया। टाइम टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 965 सेकंड। चलिए इतने टाइम तक आपको करंट फ्लो करवाना होगा जिससे एनोड और माफ कीजिए कैथोड पे इतने ग्राम सिल्वर लिबरेट होगा। सिंपल। अब मेन बात, अब बताया गया है कि अब सब ढूंढना है हमें कि भाई वेट ऑफ कॉपर ढूंढो, वेट ऑफ जिंक ढूंढो। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ जिंक। एक से ज्यादा हमारे पास अगर सेल है तो हम उसके अंदर फैराडे का सेकंड लॉ यूज करते हैं। सिंपल। तो सबसे पहले उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको कोई भी दो को कंपेयर करना है जिसमें से एक नॉन हो, मतलब एक आप जानते हो, तो हम जानते हैं यहाँ पे सिल्वर को, तो सिल्वर के साथ कंपेयर करते हैं। वेट ऑफ सिल्वर अपॉन कोई एक ले लो इसमें से, वेट ऑफ कॉपर ले लेते हैं। वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। सिंपल। अब इस चार में से फिर भी हमारे पास दो अननोन है, हमें ढूंढना है इक्विवेलेंट मास, फाइंड आउट द मास ऑफ, माफ कीजिए, फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास, यानी ये ढूंढना है। लेकिन हमारे पास सिर्फ यही है, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, वो दोनों हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूला के अंदर से हम सारी चीजें ढूंढ सकते हैं, हमें सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास सारे फॉर्मूला अवेलेबल। क्लियर ना। चलिए तो डेटा के अंदर देखिए हमारे पास, पहले मैं डेटा के अंदर वैल्यू डालता हूँ, जहां पे जो भी जरूरत पड़ेगी उसको मैं साइड में यहाँ पे फाइंड आउट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे साइड में फाइंड आउट कर दूंगा। पहले हम डेटा मेरे डालते हैं। वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ सिल्वर ये रहा, वेट ऑफ सिल्वर दिया हुआ है। वेट ऑफ सिल्वर कितना था, 1.08, 1 डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर हो तो मुझे ढूंढना है, वेट ऑफ कॉपर हो तो ढूंढना है। अब देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर वो हमारे पास नहीं है तो ढूंढ लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर क्या था हमारे पास, फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर। चलिए कितना है, 108, उसका एन फैक्टर आप लोग जानते हो, अगले सम के अंदर भी किया आपने 1। चलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर हमें मिल गया 108। यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हो, अगर सम बोर्ड स्टेट बोर्ड में पूछा गया है तो लिखना ही पड़ेगा, ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट। चलिए 108 मिल गया, उसको लिख देते हैं। सिंपल। डिवाइड बाय बताया गया है, माफ कीजिए, फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, तो कॉपर का भी मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है तो वो भी ढूंढ सकता हूं मैं कि भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर, डायरेक्ट लिखता हूं। अब फॉर्मूला जो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर कितना दिया है, 63 डिवाइड बाय +2, आपको पता है उसका एन फैक्टर, कॉपर +2 आयन बैलेंस रखता है, 31.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट, तो उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 31.5। सिंपल। अब नॉर्मल से कैलकुलेटिवली टर्म है, जो ढूंढना है उसके सामने जो है उसको डिवाइड में ले लो, बाकी सबको ऊपर ले लो। 108 बाकी सबको ऊपर ले लो। 108 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो 100 नीचे आ जाएगा, 31.5। चलिए पहले तो 100 माफ कीजिए, 108 उड़ जाएगा, 2 जीरो आगे लगते हैं, 0.315 ग्राम, 0.315 ग्राम जो है कॉपर हमें यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। चलिए कॉपर का वेट मिल गया, कॉपर का वेट मिल गया। आप जिंक का वेट आउट तरीके से निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि हमारे पास कॉपर भी आ गया, सिल्वर भी आ गया। आप दोनों में से कोई भी कंपेयर कर सकते हो, तो कॉपर को कंपेयर करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, सिल्वर की जगह पे, क्योंकि हमारे पास ये तो पहले से है ही, सारी चीजें हमने ढूंढी हुई है। वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। आप कोई भी कंपेयर कर सकते हो, सिल्वर भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। चलिए वेट ऑफ कॉपर हमारे पास आ गया, ये रहा 0.315 डिवाइड बाय वेट ऑफ जिंक हमें ढूंढना है। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर ये रहा, हमने ढूंढा 31.5। इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, जिंक का इक्विवेलेंट मास हमें इसके ऊपर से मिल जाएगा, उसको भी साइड में ढूंढ लेता हूँ। चलो मैं यहाँ ढूंढ लेता हूँ। इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक अपॉन एन फैक्टर, कितना है उसका दिया हुआ है 65 डिवाइड बाय एन फैक्टर जो है वो एन फैक्टर कितना है उसका +2 यानी 32.5।
5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। चलो वो भी हमें मिल गया, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं 32.5। सिंपल। चलिए, जो ढूंढना है कैलकुलेटिव टर्म जो ढूंढना है उसके सामने है उसको डिवाइड में ले लो, बाकी सारे को ऊपर ले लो। 0.315 इंटू 32.5। चलिए पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट हट गया तो नीचे आ जाएगा 1000। यहाँ पे भी एक पॉइंट है उसको भी मैं हटा देता हूँ, तो डिवाइड का 10 जो है वो चला जाएगा ऊपर, एक जीरो और कट हो जाएंगे, 315 कट, 2 जीरो और, यानी 0.0325 ग्राम जितना हमें क्या मिलेगा, जिंक का वेट मिलेगा। क्या मिलेगा? जिंक का वेट मिलेगा। है कुछ? अब इतने बड़े बड़े सम जो है इतने आसानी से सॉल्व आउट तभी हो पाते जब आपको के पास कंसेप्ट क्लियर हो, जब आप लोगों ने थियरी प्रॉपर पढ़ी है, जब आपको पता है फैराडे का लॉ क्या है। वरना तो बच्चों को वही पता नहीं होता कि फैराडे का लॉ अप्लाई किस तरीके से करना है और होता क्या। सिंपल। अच्छी तरीके से सारे सम को एक बार देख लो, जितना हो सके वीडियो पॉज करके 2 बार 3 बार देखो, उसको लिखो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा हो तो। आगे हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले। चलो बच्चों चालू करते फटाफट, आगे खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, द करंट ऑफ। देखिए एक चीज समझिए, ये जो क्वेश्चन पास आउट किया है मैंने, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऐसे डाउट्स है बच्चों के जो क्लियर ऑलरेडी मैं कर दूंगा, जो मैंने बताया हुआ है। और वो डाउट सबसे पहले एक बार समझिए कि आप लोग को जो डाउट निकल रहे हैं वो जनरली निकल रहे हैं एग्जेप्शन केसेस के अंदर, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी बातें होगी जिसको हमें डायरेक्टली ग्रास्प करना है, डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, जो कि एग्जेप्शनल केसेस है। वो क्यों है, उसके पीछे कुछ के रीजन होते हैं, जो रीजन मैंने आपको बताया। मैं आपको जहाँ पे एग्जेप्शन आ रहा है वहाँ पे रीजन के साथ बता रहा हूँ कि इसका ये रीजन है, इसका ये रीजन है। लेकिन जहाँ पे कोई रीजन नहीं है, जो डायरेक्टली हमें ग्रास्प करना है, वो चीज़ होगी जो होगी वो क्या, एक्सपेरिमेंटली प्रूव की होगी। जो एक्सपेरिमेंट में ऐसी चीज़ नोट की गई होगी जो थ्योरेटिकल से थोड़ी अलग आ रही होगी, एरर आ रही होगी, ठीक है ना। इस सम के अंदर वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले current of 1 ampere is passed for 96.5 seconds through 200 ml solution of 0.05 ml LiCl solution. Find out pH of solution at the end of electrolysis. समझिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का अंत होने तक हमें पीएच ढूंढना है। अंत हो जाए तब पीएच क्या रहेगी। देखिए अब पीएच को लेके बच्चों के मन में कुछ डाउट है तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं। 10th के अंदर हम वो चीज़ पढ़ के आए हैं, गुजरात बोर्ड के अंदर वो चीज़ें थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड के अंदर वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने 11th के अंदर डिस्कस किया रिडॉक्स के अंदर। फिर से एक बार वो फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, ठीक है ना। सेम एज इट इज POH इज इक्वल टू माइनस log 10 द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। डन। एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हमने ये चीज प्रूव की थी कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 40। क्लियर ना। तो ये 3 फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, फिर मैंने आपको एक बार रिकैप करवा दिया है किस तरीके से ये हमें यूज में लेने हैं, ठीक है ना। अब समझिए पीएच ढूंढनी है, तो यहाँ पे करंट जो है 1 एम्पियर पास हो रहा है। डेटा के अंदर हमारे पास कुछ और है ही नहीं, जो टाइम दिया है और करंट दिया है हमारे पास ऐसा बताया गया है थ्रू द 200 ml सॉल्यूशन ऑफ दिस मोलर LiCl। अब यहाँ पे ध्यान रखिए 200 ml का सॉल्यूशन है और कॉन्सेंट्रेशन LiCl की है 0.05 मोलर। समझिए हमारे पास 2 केस थे, मोल्टन का और एक्वियस का। क्लियर ना। मोल्टन स्टेट हो तो वो तो आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि ये मोल्टन है, लेकिन एक्वियस में 2 फर्दर पार्ट हो जाते थे, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी हो सकता है। वहां पे ज्यादा आपके डाउट्स है। देखिए समझिएगा, जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको बताया जाए कि भाई कुछ ml सॉल्यूशन कुछ वॉल्यूम के अंदर कुछ चीजों को डाला गया है, तो वो ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। और खास करके ब्राइन सॉल्यूशन होगा वो LiCl, माफ कीजिए NaCl जो था, ब्राइन सॉल्यूशन था ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो भी एग्जेप्शन केस है उसको साथ में लिखते जा रहा हूँ। NaCl ब्राइन सॉल्यूशन था, उसका जो एक्वियस सॉल्यूशन था वो कौन सा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऑपोज चलना है, ठीक है ना। वहां हमें न्यूट्रलाइज करना है क्लोरीन को, आपको याद हो हमने करवाया हुआ। सेम थिंग है LiCl के अंदर। LiCl भी एक ऐसी चीज है, LiCl
का एक्वियस सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूं, मैंने आपको जब डाउट का वो पोर्शन लिखवाया था यहाँ पे, तब मैंने लिखा था ऑल हैलोजन, हैलोजन भी ऐसे होते हैं जो ये चीज करते हैं, इवन आयोडीन भी करता है। और एक बच्चे ने मुझे पूछा था ब्रोमीन का, ब्रोमीन भी एक ऐसा कंपाउंड है, ब्रोमीन भी एक ऐसा सॉल्यूशन है, साथ में Na2SO4 एक ऐसा सॉल्यूशन है। क्लियर ना, ये तो अलग है, स्पेसिफिकली मार्शल एसिड मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन ये तीन चीजें जो एक जैसा बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उनके कंपैरिजन में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ज्यादा, माफ कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो क्लोरीन है और ब्रोमीन है उनकी कंपैरिजन में वाटर का ऑक्सीडाइज होना वो कंपेयर टू इक्वेशन ज्यादा बेटर नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त जो क्लोरीन है वो टेंडेंसी रखता है ऑक्सीडाइज होने की, इसलिए वो फटाफट से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन आयन है, अगर 288 हो गया है तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को फटाफट लूज कर देता है और क्या बन जाता है, डाइक्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर ना, तो ये एक्सेप्शन केसेस है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर सॉल्यूशन दिया जाता है तो आपको समझना है कि ये केसेस के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड लेवल। दूसरी बात, एक्वियस है प्लस डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट होगा तो आपको स्पेसिफिकली देंगे कि डाइल्यूट है। क्लियर ना, एक्वियस सॉल्यूशन है, अगर आपको, माफ कीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको स्पेसिफिकली देंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा तो इनडायरेक्टली आपको इस तरीके से बताया जाएगा, और कुछ ना बताया गया हो तो समझना है कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रिक है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो आपको बताया जाएगा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कुछ नहीं दिया होगा तो वो एक्वियस सॉल्यूशन ही होगा, आपको सम के अंदर देख के ही पता चल जाएगा। क्लियर, तो आई होप सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। सम को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो एनोड और कैथोड की प्रोडक्ट है उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, इक्वेशन लिखूंगा सिर्फ। एनोड कैथोड पे क्या बन रहा है वो देखिए। हमारे पास जो एनोड है जो कि पॉजिटिव होगा, हमारे पास कैथोड है जो कि नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के टुवर्ड्स दो कैटायन, दो जाएंगे, पॉजिटिव है उसके टुवर्ड्स एनायन जाएंगे, सॉरी, एनोड के टुवर्ड्स एनायन हमारे पास दो है, डाइक्लोरीन एंड वाटर। जैसे कि मैंने कहा डाइक्लोरीन गैस जो है वो ज्यादा कंपेयर टू ऑक्सीडाइज, डाइक्लोरीन गैस है वो ऑक्सीडाइज होगा कंपेयर टू वाटर। क्लियर ना, यहाँ पे आपको मैं दूसरी बार नहीं सिखाऊंगा, आपको मैंने बताया हुआ है प्रोडक्ट किस तरीके से बन रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के तहत नहीं जाना है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड का सम है, इसलिए। चलिए कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर हमारे पास जो LiCl का सॉल्यूशन है, उस LiCl के सॉल्यूशन में से कौन होगा, वहां तो नॉर्मली हमें करना है, जैसे मैंने वहां पे बताया था, एक डाउट्स वो भी निकला था कि क्यों सोडियम NaCl के अंदर क्लोरीन जाता है लेकिन सोडियम क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिड्यूस होने का नेचर उस वक्त वाटर ज्यादा रखता है। सेम यहाँ पे रिड्यूस करने का भी नेचर है नंबर 7 ज्यादा, क्योंकि लिथियम का नंबर तो 1 है, H2O का नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, तो वो सबसे उसकी SRP की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी कि यहाँ पे जो वाटर है वो क्या करेगा, इक्वेशन मैंने आपको याद रखवाया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पे वो डाई हाइड्रोजन गैस, क्या डाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और साथ में OH माइनस आयनाइज करेगा। मैं इसको बैलेंस कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब ये इक्वेशन लिखने की वजह क्यों, मैं आपको कहा था कि मैं दूसरी बार इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड आउट द pH ऑफ सॉल्यूशन। अब pH ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, pH की बात आई मतलब H3O+ की बात आई होगी, और यहाँ पे तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, OH माइनस में चेंज आया, देखो चेंज आया, OH माइनस बढ़ रहा है, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, H2O में से ये लिबरेट होता जा रहा है बार बार, मतलब सॉल्यूशन के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्या होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, तो मतलब कि हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को ढूंढ ले। एक बार हम OH माइनस, ये जो ब्रैकेट लिखा है उसका मतलब आप जानते हो, बड़ी बात है क्या, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम ढूंढ लेते हो तो उसको हम यहाँ रख देंगे, POH ढूंढ लेंगे उसको यहाँ रख देंगे और pH मिल जाएगा। सिंपल स्टेप है, सम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन स्टेप्स वाइज जाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। देखिए यहाँ पे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ढूंढी जाती है मोलारिटी के अंदर या नॉर्मलिटी के अंदर या फॉर्मेलिटी के अंदर अकॉर्डिंग टू डेटा। यहाँ पे मोलारिटी आएगी, दिख रहा है देखो 200 ml सॉल्यूशन, मोलारिटी मतलब कि मोल पर लीटर सॉल्यूशन, सिंपल मोल। यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो हमें उसके अंदर चेंज भी, हमें वही तो हमें फाइंड करना है, हमें चेंज ढूंढना है, pH सॉल्यूशन एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि OH की कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ लेते। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया है उसमें एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.05 मोलर दे दी गई है, यानी कि हमारे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर है।
ये बात तय है, ठीक है। पर अगर वो ना दिया होता, ऐसा दिया होता कि भाई वो कुछ कॉन्सेंट्रेशन दी है लेकिन अमाउंट नहीं दी है उसके, LaCl कुछ LaCl कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ऐसा डायरेक्ट दिया होता तो हम पहले उस कॉन्सेंट्रेशन को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे मैं आपको वो बता रहा हूं, यहाँ पे बताया हुआ है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिया है तो कैसे ढूंढना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, मोलारिटी का फॉर्मूला है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, मैं डेटा इस वक्त नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डेटा के फॉर्म में तो दो ही चीज है, ये रहा एक आई दिया हुआ है, क्वेश्चन के जरिए मैं दिखा देता हूँ, आई दिया हुआ है, और दूसरी बात हमें ये जो है टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं टी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलिए OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर लीटर वॉल्यूम, मोलारिटी के लिए तो हम वही लिखते हैं ना, मोल पर लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है मोल पर लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना। हम वो चीज यहाँ बता रहे कि भाई मोल ऑफ OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी जो मोल की जो है वो डिवाइड बाय लीटर वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं यहाँ देखिए मैं मोल ढूंढ लेता हूँ, मैं अगर मोल ढूंढ लेता हूँ और यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे OH मिल जाएगा, फिर हमारा तो स्टेप है वो OH के अंदर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, POH मिलेगा, POH के ऊपर से pH मिल जाएगा, सिंपल। चलिए OH माइनस करने के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा मोल ऑफ OH माइनस, समझिएगा मोल यानी N ऑफ OH माइनस। अब इसका फॉर्मूला मेरे पास है, याद कीजिए हमने इस फॉर्मूला का सबसे ज्यादा यूज किया है, सबसे ज्यादा क्या आएगा मोल के लिए फॉर्मूला I इंटू टी डिवाइड बाय 96500 इंटू n फैक्टर, हाँ बस यही सिंपल। तो I इंटू टी डिवाइड बाय 96500 इंटू n फैक्टर के अंदर हमारे पास सारी चीजें देखिए, I है, हाँ T है, हाँ उसका n फैक्टर भी है, OH माइनस का n फैक्टर मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखते हुए आपको बताया, माफ कीजिए n फैक्टर लिखते हुए पढ़ाया था, जो वैलेंसी उसकी होती है, जो उसका चार्ज होता है वही उसका क्या होता है n फैक्टर, मतलब कि OH माइनस, चले वैलेंसी क्या होती है -1, लगेगा हमें उसकी क्या लिखनी है मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू लिखनी है, तो वो आएगा +1, सारी वैल्यू लग देते हैं। चलिए I कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, टाइमिंग दिया हुआ है 96.5, यहाँ पे बताया गया है 96500 और n फैक्टर है 1। चलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और नीचे में एक और जीरो ले लेता हूँ यानी कि 10, ठीक है। तो ये जो है वो सिंपल यहाँ पे उड़ जाएगा, 96500 के साथ अगर मैं उड़ा उसको तो 1 जा और दूसरे 2 जीरो नीचे है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या 1/1000, क्या आ जाएगा 1/1000, यानी उसको मैं ऊपर ले लूँ, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ 10⁻³ मोल जो है मुझे मिल गए कितने 10⁻³। अब उस मोल की वैल्यू, ये जो है उस मोल की वैल्यू में लिख दे रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मैं मोल की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी, उसको मैं वहां रख दूंगा, सिंपल। चलिए मोल की वैल्यू में रख दे रहा हूँ हमारे फॉर्मूला के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू मोल ऑफ OH, ये रहा कितना है 10⁻³ डिवाइड बाय पर लीटर, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए लीटर, यहाँ पे ml में दिया तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 200 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, आप जानते हो 0.2, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। चलिए कॉन्सेंट्रेशन 0.2, एक और बात 0. इसको मैं थोड़े नॉमिनल फॉर्म में लिखता हूँ 0.2 समझिए, 10 ऊपर जाएगा यानी कि क्या हो 10⁻², यहाँ पे देखो 0.2 डिवाइड 10 ऊपर गया, प्लस हो गया मतलब ऊपर हो गया 10⁻², समझ में आई बात। और ये 2 था मतलब 0.5 इंटू 10, समझिएगा मैंने 1.5 यहाँ पे 0.2 यानी कि क्या किया 2 डिवाइड बाय 10, डिवाइड का डिवाइड 10 कहाँ गया ऊपर, यानी 10⁻1 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻², समझिएगा थोड़ा अच्छी तरीके से, यानी 10⁻² हो जाएगा। ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। इसको थोड़ा प्रॉपर आपको लिखना हो तो और भी लिख सकते हो, कैसे 5 इंटू 10⁻³ सिंपल। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिन्होंने 10th के अंदर pH के सम गिने उनको पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब हम इसको लॉग के अंदर रखते हैं तब हम लॉग की वैल्यू ढूंढते हैं और उस वक्त लॉग के 2 रूल अप्लाई होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, TOH इज इक्वल टू -log 10 द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये रही लॉग का रूल है पहला, दोनों को अलग अलग दे दो, -log ऑफ, माइनस की साइन साथ में रहेगी 5 -log 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻³। अब यहाँ पे 2 रूल अप्लाई होते हैं, पहला रूल दोनों को अलग अलग दिया, दूसरा रूल ये देखिए log 10 बेस 10 वो तो क्या हो जाता है 1,
और पावर होता है वो कहा जाता है आगे, यानी -3 पावर आगे हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया 3, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन माइनस log5। अब log5 की वैल्यू एक्चुअल के अंदर 0.7 है मुझे पता है, पर यहाँ पे log की वैल्यू आपको या तो बता दी जाएगी log 10⁵, अगर आपको नहीं बता दी गई है तो भी आपको टेबल के अंदर या माफ कीजिए उसका जो प्रॉपर टेबल आता है, जो पेज आता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको वो भी प्रोवाइड ना किया जाए तो आपको कैलकुलेटर के अंदर कैसे ढूंढना है वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए 3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए log5 उसकी वैल्यू क्या है 0.7 रख देते हैं यहाँ पे, यानी वैल्यू क्या आएगी 2.3। चलिए पीओएच की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 2.3, तो पीएच की वैल्यू भी आ जाएगी पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, देन पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 2.3 11.7। चलिए पीएच मिल गई। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ रिलेट कर रहा है। बच्चे घर आ जाते हैं यहाँ पे देखते भाई पीएच तो कभी आया ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में आप पीएच देखो, फॉर्मूला लिखो, स्टेप को थोड़े उल्टे चलो, आपको पता चल ही जाएगा कि इक्वेशन में कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है, और रिलेशन ढूंढते 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 आप सारे फॉर्मूला अगर जानते हो तो वहां तक पहुंच सकते हो आसानी से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जो सम्स है उसके जितने हो सकते थी पॉसिबिलिटीज के सम्स, वो सारे मैंने यहाँ पर रिकवर किए। आप भी अच्छी तरीके से सॉल्व आउट करते रहिएगा, टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व आउट करते रहिएगा। मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है या दूसरी पीडीएफ भी भेजने वाला, उसके अंदर भी बहुत सारे सम है, टिपिकल क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करते रहिएगा। उसके अंदर अगर आपको कहीं पे डाउट्स निकल रहे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप डाउट्स अपने जो है लिख के मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, मेरे नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट भी मुझे पूछ सकते हैं, पर अच्छी तरीके से ये पोर्शन आपको क्लियर करना रहेगा, क्योंकि जेडब्ल्यू के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन गुजकेट के अंदर और स्टेट बोर्ड के अंदर तो है ही, क्योंकि 4 मार्क का सम बहुत बड़ा आ सकता है और वो कोई भी लेवल का हो सकता है, कहीं भी कोई भी चीज मर्ज हो सकती है। मैंने आपको सारी तरीके से इंटरचेंज करके सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं, जिसके अंदर सारी तरीके आ गए, तो कोई भी पूछे अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि सारी चीज मैं आसानी से कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए वर्क हार्ड, अच्छी तरीके से काम कीजिए, लिखिए, जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास सिर्फ 15 चैप्टर का सिलेबस है। ठीक है, और इसी तरीके से हम चैप्टर को अगर रिलेट करते रहेंगे तो आपके लिए मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजें ईजी हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से उसको सॉल्व आउट करना है। होमवर्क के अंदर सारी चीजों को प्रॉपर्ली लिखो और टाइम टू टाइम होमवर्क आप लोग सबमिट करो। अभी भी टाइम टू टाइम होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा है, प्रॉपर लिखो और एट अ टाइम। अगर मुझे टाइमिंग जो है वो फिक्स कर देना पड़ेगा, उससे बेटर है कि आप लोग टाइमिंग जो है अपने हिसाब से सेट करो और खुद लिखो सारी चीजें लिखने के बाद प्रॉपर, क्योंकि ये आधे घंटे से ज्यादा का काम नहीं है, लेकिन आपने एक बार देख के दिमाग में उतार लिया और फिर उसको लिखा तो आपको सारे सम करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से लिख दो। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट कर दिया है। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो चालू करेंगे, वो है गैल्वेनिक सेल। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहली चीज हमने पढ़ ली। देखिए 10 लेक्चर हुए पहली चीज पढ़ने में, सोचिए कितना डीप पढ़ा है। तो आप खुद ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे कितनी सारी चीजें जो आ गई। ठीक है, रखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।